एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं +2 इंडियन इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अंडर द कॉलोनियल रीजन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर developed to provide the basic amenities to the people but to serve the colonial interest. Explain is detail. सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है? जो इंडिया में बेसिक नीड्स प्रोवाइड करने के लिए, जो इंडियंस के लोगों को प्रोवाइड करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था, जिसमें रेलवेज, रोडवेज, पोर्ट्स, पोस्ट और टेलीग्राम शामिल थे, लेकिन इनका हमारा मेन इंटरेस्ट क्या था? Yes, this statement is correct. These were established to provide the basic amenities to people, but they were used by the Britain. Britain के द्वारा ये यूज किया जाता था ब्रिटिशर to let out their policies. अपनी policies के to use their interest to the exploitation of to expand their trade. वो कैसे यूज कर रहे थे? सबसे पहले रहते हैं रेलवेज. रेलवे was established 1850 by Lord Dalhousie ने इसने स्टार्ट की थी and first ट्रेन was started 1853 from मुंबई टू थाना में क्या गई थी, चलाई गई थी। लेकिन इसका मेन मोटिव क्या था? इट वाज यूज्ड फॉर द कमर्शियलाइजेशन ऑफ द रॉ मटेरियल, कमर्शियलाइजेशन ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। जो भी रॉ मटेरियल था और एंड टेक आउट द फिनिश्ड प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया। यहाँ से कमर्शियलाइजेशन करके रॉ मटेरियल कहाँ पे लेके जाना, रॉ मटेरियल में लेके जाना। रीजन, हमारी जो इंडिया की लैंड थी वो बहुत ज्यादा फर्टाइल थी और यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती थी। रॉ मटेरियल वहां पे लेके जाया था, वहां से फिनिश्ड प्रोडक्ट लाके हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉस्टली इंडिया में सेल किए जाते थे। ये तो उन्होंने किया था, लेकिन इसके साथ जो हमारा सब्सिस्टेंस फार्मिंग का कंसेप्ट है वो भी बिल्कुल क्या हो गया था, खत्म हो गया था, क्योंकि इंडियंस वाज लेफ्ट आउट विद नो क्रॉप्स। उनके पास खुद सरवाइव करने के लिए कोई भी क्रॉप्स नहीं बची थी, सारी की सारी वो अपनी कमर्शियल पर्पस के लिए करते थे, यूज करते थे, जिसके कारण इंडिया के यहाँ पे लोगों की क्या हेल्थ क्या होने लगी, डिटोरेट होने लगी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी। सेकंड है हमारे पास रोड्स। हाँ, इंडिया वाज establish the roads for the purpose of mobilization of army को क्या करने के लिए इकट्ठा करने के लिए and to carry out the raw material finished product from the different parts of the country to the railways as per as the ports। अलग अलग जगह से इंडिया के अलग अलग कंट्री यार्ड से, दूर दूर देशों से, दूर दूर एरिया से सामान को, फिनिश्ड प्रोडक्ट को उठा के कहाँ तक पहुंचाया जाता था, रेलवे और पोर्ट्स तक, ताकि सो दैट दे कैन बी सेंड टू द फॉरेन कंट्रीज। वहां से वो कहाँ पे सेंड किए जा सके, ब्रिटेन में सेंड किए जा सके। तो इसलिए किसकी कंस्ट्रक्शन की थी, रोड्स की कंस्ट्रक्शन की थी। और प्लस देयर वाज बहुत मुश्किल हुई थी, देयर वाज द रोड्स कंडीशंस ऑफ रोड्स वर वेरी बैड इन द रेनी सीजन। लोगों को बहुत ज्यादा वहां पे दिक्कत का क्या करना पड़ रहा था, सामना करना पड़ता था। इस पर्पस के लिए क्या स्टार्ट की गई थी, रोड स्टार्ट की गई थी। उसके बाद हमारा क्या है, पोर्ट्स क्या किया था, वहां पे जो हमारा बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पोर्ट था, जहाँ पे बहुत ज्यादा खर्चा लगता, दैट इज अवर उड़ीसा पोर्ट, उसको क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। उसके बाद एक स्यूज कैनल स्टार्ट किया गया था वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज में इन 1869, जिसके कारण देयर वाज द डायरेक्ट इंपोर्ट फ्रॉम इंडियन ब्रिटेन। बाकी के जितने भी कंट्रीज थे, नेबरिंग कंट्रीज, वहां पे पहले घूम फिर के जाना पड़ता था, वो डायरेक्ट एक रास्ता निकाला गया था। और टू सेव द, एक तो हमारी इसमें कॉस्ट की सेविंग होती थी, प्लस इसमें टाइम की भी बहुत ज्यादा सेविंग होती थी। और सबसे ज्यादा जो कॉस्टली पड़ता था उड़ीसा पोर्ट, उसको क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। नेक्स्ट है पोस्ट वाज स्टार्टेड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पीपल। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन द सब्सिडीज वर इनएडिक्वेट। वो बनाई गई हमारे इंडियन के लिए था और इंडिया को वहां पे बहुत ज्यादा हमें बेनिफिट भी हो रहा था, लेकिन उनकी सर्विसेज क्या थी, इनएडिक्वेट थी, जिसके कारण वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया। उसके बाद टेलीग्राम स्टार्ट किया गया, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव टेलीग्राम सिस्टम स्टार्ट किया गया टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर बाय द ब्रिटिशर्स, ताकि वो लॉ एंड ऑर्डर क्या कर सके, इस्टेब्लिश कर सके। इसका मतलब बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर इन बेस से स्टार्ट किए थे, लेकिन इनका जो मेन मोटिव था वो क्या था, ड्रेनेज ऑफ द इंडियन वेल्थ। हमारे इंडिया से पैसा लेके जाना बाहर, वहां पे थ्रू देयर प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट एज वेल एज द रॉ मटेरियल, सेफली उनका जो रॉ मटेरियल इंडिया से कहां पे पहुंचाया जा सके, ब्रिटिशर्स द ब्रिटेन में पहुंचाया जा सके।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाई इंपॉर्टेंस वाज गिवन टू द पब्लिक सेक्टर इन द इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। जब हमने 5 ईयर प्लान स्टार्ट किए तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस किसको दी गई, पब्लिक सेक्टर को इंपॉर्टेंस दी गई, प्राइवेट सेक्टर की जो इंपॉर्टेंस को कम कर दी गई। इसका क्या रीजन है कि पब्लिक सेक्टर को मेन इंपॉर्टेंस दी गई? सबसे पहले हैवी इन्वेस्टमेंट। जब भी इंडिया में कोई रिफॉर्म्स के टाइम में, डेवलपमेंट के 5 ईयर प्लान के टाइम पे जब भी डेवलपमेंट स्टार्ट की जाती थी, कोई भी प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट किया जाता, उसमें बहुत ज्यादा क्या होता था, इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होती थी। और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये प्राइवेट सेक्टर बियर नहीं कर सकता था, इसलिए मेन इंपोर्टेंस किस सेक्टर को दी गई, पब्लिक सेक्टर को दे दी गई। नेक्स्ट है हमारा नेशनल इंटरेस्ट। जो हमारे इंडियंस है, प्रॉफिट्स है, जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है, वो मेन किसमें काम करते हैं, वो सिर्फ वही प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करता है जिनका जो मेन मोटिव होता है वो क्या करना होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। और इसलिए लेकिन हमारे यहाँ पे प्रॉफिट अर्न करने के साथ हमारा कौन सा बहुत ज्यादा वेलफेयर, सोशल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे इंडिया में जो इकोनॉमिक डिवाइड है बिटवीन द रिच एंड पुअर में जो गैप है वो बहुत ज्यादा क्या है, इंक्रीज है। हमारा मेन मोटिव है इन गैप को कुछ कम कर सके, इसलिए यहाँ पे ड्यूलिज्म मिक्स्ड इकोनॉमी स्टार्ट की। इसमें एक पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, जिसमें पब्लिक सेक्टर किस लिए काम करता था, सोशल वेलफेयर प्रोवाइड करना, और प्राइवेट सेक्टर किसमें काम करता था, प्रॉफिट अर्न करने के लिए प्राइवेट करना। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी थी, पब्लिक सेक्टर को दी गई थी। अगर प्राइवेट सेक्टर कोई काम भी करता था, उनको पब्लिक सेक्टर के द्वारा गवर्नमेंट के बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने बहुत ज्यादा कहते हैं जरूरी थी। नेक्स्ट है डिले इन प्रॉफिट। अब कोई भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, उनमें प्रॉफिट अर्निंग के लिए स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा क्या लग जाता, टाइम लग जाता था। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है, कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं लेना चाहते थे जिसके कारण डिले इन क्या हो जाए, प्रॉफिट में, उनको प्रॉफिट कमाने में क्या हो जाए, देरी हो जाए। यही रीजन है कि स्टार्टिंग में इनिशियल डेवलपमेंट स्टेज में ज्यादा इंपॉर्टेंस को किसको दी थी, पब्लिक सेक्टर को, और प्राइवेट सेक्टर का मेयर एक सेकेंडरी रोल था। और अगर था भी तो उनको रूल्स, रेगुलेशन, नॉर्म्स किसके फॉलो करने पड़ते थे, पब्लिक सेक्टर के फॉलो करने पड़ते। लेकिन जब इसको एक्चुअल में इंप्लीमेंट किया गया, उसके बाद हमारी इकोनॉमी में क्राइसिस आया, और उस क्राइसिस के बाद हमारा गवर्नमेंट सेक्टर का रोल क्या कर दिया गया, कम करना शुरू कर दिया गया। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर का रोल है वो क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया गया, क्योंकि उनके बहुत ज्यादा लॉस वगैरह काफी रीजंस है, वो क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है why did India opt for import substitution? सबसे पहले import substitution होता क्या है, to substitute the import को कम करना, रिड्यूस करना। इंडिया ने हमारे इंडियंस ने एक नई थ्योरी निकाली थी, एक नई वो निकाली थी, वो थी हमारी जो नई पॉलिसी, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करना। क्यों किया गया, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के हमारे मेन रीजन क्या थे जिसके लिए इंपोर्ट सब्सटीट्यूट किया गया? इसके लिए सबसे पहला तो हमारा ये रीजन था टू रिड्यूस द गवर्नमेंट वो टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। हमारी जो इंडिया की कंपनी है, जो हमारी डेवलपिंग कंट्री है, वो फॉरेन कंपटीशन को क्या नहीं कर सकते थी, कंपटीशन का फेस करती थी। इसलिए हमने इंपोर्ट को क्या करना कर दिया, सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर दिया। सेकंड क्या था हमारा मेन रीजन, टू सब्स्टिट्यूट द essential, टू सेव द, टू सेल्फ रिलायंस। हम क्या इंक्रीज कर सके, सेल्फ रिलायंस इंक्रीज कर सके, सेल्फ सफिशिएंसी गेन कर सके। सेल्फ सफिशिएंसी किसमें गेन कर सके, अपने फूड ग्रेन्स के गेन कर सके, और हमारी जो डिपेंडेंस है वो इंटर कंट्री, फॉरेन कंट्री से क्या कर सके, कम कर सके। अपने प्रोडक्ट्स को, अपने फूड ग्रेन्स को, अपनी इंडस्ट्रीज को क्या करें, प्रमोट कर सके। इट मीन टू इंक्रीज द डिमांड ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, इंडियन प्रोडक्ट्स, इंडियन गुड्स। थर्ड क्या है, टू सेव द फॉरेन करेंसी, टू इम्पोर्ट द इम्पोर्टेंट न्यू टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल गुड्स। अगर हमने अपनी फॉरेन करेंसी को सेव करें, किस पर्पस के लिए, ताकि उस सेव की फॉरेन करेंसी के साथ हम नई नई टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करा सके, नई नई कैपिटल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करा सके, नई मशीनरीज को इंपोर्ट करा सके, और इसके अलावा वो और असेंशियल गुड्स को क्या करा सके, अपना इंपोर्ट करा सके, और वेस्टर्न कल्चर को इंडियन में आने से क्या करे, रोके, ताकि हम फॉरेन करेंसी को, हमारे जो लग्जरियस गुड्स को, उनको क्या कर सके, अवॉइड कर सके। यही हमारा मेन रोल था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का।
नेक्स्ट हमारा, does the modernization and its planning object create a contradiction in the light of employment generation? सबसे पहले कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होना, एक दूसरे के दो एस्पेक्ट का डिफरेंट डायरेक्शन में होना। यहाँ पे एक वर्ड क्या है मॉडर्नाइजेशन, दूसरा हमारा क्या है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। क्या मॉडर्नाइजेशन जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है ये एक दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। हमने प्लानिंग में मॉडर्नाइजेशन का एक जर्म्स के अंदर जो हमारे 5 ईयर प्लान के लॉन्ग टर्म प्लान है उनमें एक इंपॉर्टेंट रोल इसको प्रोवाइड किया गया है। क्या वो हमारे एम्प्लॉयमेंट है जनरेशन के ऑपोजिट है, उसके कॉन्ट्रैक्ट है? नो, दिस स्टेटमेंट क्या है हमारे फॉल्स है। बल्कि जो मॉडर्नाइजेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है एक दूसरे के साथ क्या रिलेटेड है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है, टू स्टार्ट न्यू टेक्नोलॉजी, to import the new technology, to produce the product with the new technology as well as the upgradation of existing technology। तो हमने गुड्स प्रोड्यूस करनी है नई टेक्नोलॉजी के साथ, जब अपनी नई इनोवेशन के साथ। इसमें सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी नहीं आती, इट इंक्लूड्स द न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इनोवेशन, अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, creating of new ideas to produce new products। That one way of product so we can produce with the least cost के and efficient quality प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें, लेकिन उनके प्रोड्यूस करने के लिए खर्चा भी कम आए और जो हमें गुड्स मिले वो क्या हो, फाइन क्वालिटी। यस, इसकी वजह से जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इंडिया में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी, लेबर इंटेंसिव, लेकिन इनकी हेल्प से जो हमारी टेक्नोलॉजी कौन सी इंक्रीज हुई, कैपिटल इंसेंटिव टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई। इनिशियल स्टेज में हमारे यहाँ पे लेबर अनएम्प्लॉयमेंट यूज जरूर रही, लेकिन आफ्टर क्योंकि लोगों को मशीनरी के साथ काम करना पड़ गया था और लोग लेबर क्या रह गई थी, फ्री रह गई थी। बट इन द लेटर स्टेज जब थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई तो क्या हुई, हमारे यहाँ पे क्या डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई क्योंकि क्या प्रोडक्शन इंक्रीज हुई। जब हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज हुई उसके कारण हमारी क्या हुई, इनकम इंक्रीज हुई, डिमांड इंक्रीज हुई, इनकम इंक्रीज हुई, उसके बाद फर्दर डिमांड इंक्रीज हुई, फर्दर प्रोडक्शन इंक्रीज हुई और इंक्रीज प्रोडक्शन इतनी ज्यादा इंक्रीज होने लगी, लोगों को न्यू एम्प्लॉयमेंट, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिला, नए नए लोगों को काम मिले, एम्प्लॉयमेंट क्या होनी शुरू होगी, जनरेशन शुरू होगी। बस ये फर्क हुआ था। इसके साथ हमारा एक नया कंसेप्ट है दैट इज द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, हमारे जो बेसिक स्ट्रक्चर से मूव हो गए लोगों ने दूसरे स्ट्रक्चर में क्या करना शुरू कर दिया, काम लेना शुरू कर दिया, जिसके कारण एग्रीकल्चर का शेयर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया और एग्रीकल्चर ने अपनी लेबर किस सेक्टर में शिफ्ट कर दी, टू द टर्शियल सेक्टर एज वेल एज द इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्योंकि वहां पे क्या हो गया, लोगों को काम ज्यादा मिला और हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्या हुई, इंक्रीज हुई। और जब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंक्रीज हुई तो एज अ रिजल्ट हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होनी शुरू होगी, इंक्रीज होनी शुरू होगी। पहले एपिसेंटर हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का क्या था, हमारा पहले एग्रीकल्चर, बट इट हैज बीन मूव टुवर्ड्स द टर्शियल सेक्टर एज वेल एज द इंडस्ट्रियल सेक्टर, which was a new step towards the pace of developing countries। तो हम ये लिख सकते हैं कि मॉडर्नाइजेशन और जो हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इट इज पॉजिटिव रिलेटेड टू ईच अदर। ये दोनों मिलकर हमारा नया कांसेप्ट लेके आते हैं दैट इज अवर इकोनॉमिक ग्रोथ। जब भी इस क्वेश्चन का आंसर है सबसे पहले ये स्टार्ट करना कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है। इट रेफर्स टू द development of new technology, new innovation, upgradation of current technology as well as the capital technology। इसको हम क्या बोलते हैं, modernization, existing technology to produce the least product within least cost and as a fine quality of the product। हाँ, these are दोनों पॉजिटिव जनरेशन क्या है, पॉजिटिव रिलेटेड टर्म्स है। मॉडर्नाइजेशन के साथ स्टार्टिंग में देयर वाज द अनएम्प्लॉयमेंट क्योंकि लोगों को बेसिक अपना काम छोड़ना पड़ा, पहले लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से, फिर कौन सी होगी हमारी कैपिटल इंसेंटिव। लेकिन इसके साथ साथ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई, प्रोडक्शन इंक्रीज होने के साथ डिमांड इंक्रीज हुई, डिमांड इंक्रीज हुई, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, इनकम इंक्रीज, डिमांड इतनी बढ़ गई कि प्रोडक्शन के लिए हमें नए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करनी पड़ी, जिसके कारण न्यू लोगों को हमने क्या किया, हायर किया। बस देयर वाज द ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी इसमें हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाई वाज इट वाज नेसेसरी फॉर डेवलपिंग कंट्री टू फॉलो द सेल्फ रिलायंस एज ए प्लानिंग ऑब्जेक्टिव। अब सबसे पहले सेल्फ रिलायंस होता क्या है, टू टाइप्स के हमारे सेल्फ रिलायंस होते हैं, एक तो सेल्फ रिलायंस, एक तो सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब होता है डू नॉट डिपेंड ऑन अदर कंट्रीज फॉर फूड ग्रेन्स, लेकिन सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है डू नॉट डिपेंड्स फॉर अदर कंट्री फॉर अमाउंट, फॉर इनकम फ्रॉम मनी। इट मस्ट बी सेल्फ डिपेंडेंट, अपना सेल्फ डिपेंडेंट बनना। क्यों, अगर हम ये कंसेप्ट नहीं लेके आते तो इंडियन वाज डिपेंडेंट ऑन फॉरेन कंट्रीज
and import their product, their technology, their machinery, and their Western culture, and that will have a negative effect on our Indian sovereignty. हमारे सॉफ्टवेयर पे इसका क्या इफेक्ट पड़ना था, नेगेटिव इफेक्ट करना पड़ता, जिसके कारण जो फॉरेन कंट्री की जो इंटरफेरेंस है वो हमारे इंडिया में क्या होने थी, इंक्रीज होने लग जानी थी, विच वाज द वर्नेबल फॉर अवर इंडिया। यही रीजन है कि डेवलपिंग कंट्री ने एक नया कंसेप्ट लेके आए, हमारे सेल्फ रिलायंस एज देयर प्लानिंग ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट हमारा क्या, सेक्टोरियल कंपोजिशन। व्हाट इज अ सेक्टोरियल कंपोजिशन? सेक्टोरियल कंपोजिशन का मतलब डिफरेंट सेक्टर्स, number of person have employed in the different sector of our economy. As we know, there are the three sector in the economy. First is primary sector. This is also known to be the agriculture sector. Then there is industrial sector, which is also known to be the manufacturing sector. Then third it includes the tertiary sector, which is known to be the service sector. Number of person employed in these type of sector is known to be the sectorial composition. लेकिन from the last डिरास वी आर सेइंग, हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी जो कंट्रीब्यूशन है वो कम हो रहे हैं, और मोर हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल टर्शियरी सेक्टर का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं। सो वी कैन से देयर हैज बीन शिफ्टिंग ऑफ द पीपल एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर टू अपने इंडस्ट्रियल एंड द टर्शियरी सेक्टर। दिस इज नोन टू एज सेक्टोरियल ट्रांसफॉर्मेशन। सेक्टोरियल ट्रांसफॉर्मेशन ने यही देखा था ना, व्हेन people depend for their employment as an epicenter on agriculture, now they are moving towards the industrial and tertiary sector। अब हम अगर देखें जो हमारी हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है जीडीपी की वो किसकी तरफ से है, हमारे टर्शियरी सेक्टर की तरफ से। पहले जो हमारी एग्रीकल्चर में 42% हमें जीडीपी में कंट्रीब्यूशन थी, वो अब कम होके 15 टू कितने परसेंट हो चुकी है, 20% हो चुकी है। और एग्रीकल्चर सेक्टर की पहले 15% थी, अब कितनी इंक्रीज हो चुकी है, 28% इंक्रीज हो चुकी है। और टर्शियरी सेक्टर की पहले कितनी थी, 35%, अब इंक्रीज हमारे पास हो गया 55 पॉइंट क्या हो चुकी है, 3% हो चुकी है। अगर हम इस इरा को देखें, then we can conclude that tertiary sector has the maximum contribution towards our GDP contribution for our employment generation. This is due to sectorial transformation. We can include this term. ये है हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज के टॉपिक के साथ रिलेटेड हैं। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास इसका बेनिफिट पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।